रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज बेहद खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, डिसेबिलिटी सेक्टर में उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और कैसे उन्होंने डिसेबिलिटी सेक्टर को एम्पावर किया है, क्या लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ विनोद चड्ढा जी हैं, जो ऑनररी प्रेसिडेंट हैं नैब चंडीगढ़ और पंजाब के, तो उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्रिकेट कैबी से भी एफिलिएटेड हैं ये, उसको भी देखते हैं और लगभग 25 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी सेक्टर में इनका। विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच दानिश, थैंक यू। सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप रोटरी में रह चुके हैं, फिर आपने डिसेबिलिटी सेक्टर को ज्वाइन किया, तो कैसे आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई, डिसेबिलिटी सेक्टर में कैसे आना हुआ आपका? इससे पहले मैं सबसे पहले दानिश आपको मुबारकबाद देता हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेडियो उड़ान के थ्रू, और आप लोगों का अवेयरनेस के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए और हर विजुअली चैलेंज को एम्पावर करने के लिए जो आप कर रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। अब मैं अपने ऊपर आता हूँ। मैं रोटरी 1994 में ज्वाइन कर गया था और एज ए रोटेरियन काम कर रहा था। तो 2003 में मुझको नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की कोऑर्डिनेटर ने आके अचानक कहा कि हम आपको यहाँ का ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। रोटरी के माध्यम से वो लोग मेरे तक पहुंचे थे और पहले मैं थोड़ा सा अप्रीहेंसिव था, लेकिन फिर मुझे जब पता लगा कि हमारी संस्था जो है वो काफ़ी ही इंडिया में बहुत नामी संस्था है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया 2003 में। और रोटरी से फिर मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मेरा सारा टाइम लगना शुरू हो गया। शुरू में तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा काम होगा, लेकिन धीरे धीरे ये काम बढ़ता चला गया और अब मेरा बिजनेस में से मेरे को लगता है कि 60% काम जो है ये ऑनरेरी काम में करता रहता। जब आप नैब इसमें आए तो उससे पहले कुछ डिसेबिलिटी का एक्सपोजर था या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था? आप इसको फर्स्ट एक्सपीरियंस ही कह सकते हो। मेरे कजन थे निझावन में, मेरी मदर की साइड से, वो खुद विजुअली चैलेंज थे और वो काफी ओहदे तक काम करते रहे। ऑल इंडिया जो काउंसिल है AICB, उनके साथ जुड़े थे, NIVH के साथ जुड़े थे, तो उनके थ्रू मेरे को थोड़ा सा डिसेबिलिटी के बारे में समझ थी, लेकिन ज्यादा नहीं। तो जब आप 2003 में आए तो उस समय जब आपने डिसेबिलिटी सेक्टर को देखा, उससे पहले आपकी परसेप्शन क्या थी, उसके बाद परसेप्शन कैसे बदली? बहुत ज्यादा फर्क हो गया। जब तक तुम लोग इस सेक्टर के अंदर एंटर करके ना देखो, इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, और जो भी हमारे को इसमें परेशानियां हैं उनके साथ डील करने के लिए हमें किस तरह के अपने आप को टेम्परामेंटली और एटीट्यूडनली करना होता है, ये सारी बातों में बेइंतहा फर्क होता है और जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी नई बातें पता लगती हैं। तो आप जब आए इस सेक्टर में, आपने देखा कि रियल चैलेंजेस क्या हैं, उस समय आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या था, क्या विजन थी आपकी, क्या जो प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, आपने डायग्नोस किए थे इस कम्युनिटी में उस समय? क्योंकि अब तो समय काफी बदल गया है, उस समय काफी चीजें डिफरेंट थी, तो थोड़ा सा उस समय का एक्सपीरियंस शेयर करें। जब हमने ज्वाइन किया था तब तक तो
जो स्मार्टफोन्स थे वो इतने ज़्यादा थे नहीं और वो एक्सेसिबल भी नहीं थे उस टाइम। कंप्यूटर एजुकेशन भी बड़ी नेसेंट स्टेज पर थी उस टाइम। तो हमने सबसे पहले, आपको शायद पता होगा, कीर्ति एक पंजाब में लड़की थी जो वहाँ पे लुधियाना में पहले पढ़ा रही थी। जी जी। सबसे पहले मैंने उसको रिक्वेस्ट की और उसको लेके अपने पास चंडीगढ़ आया और 2004 में हमने यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन शुरू कर दी थी। और कीर्ति से ही मेरे ख्याल में चंडीगढ़ में हमारे जितने भी इस टाइम चाहे बैंक्स में लगे हुए हैं चाहे कुछ, सबने कीर्ति से अपने अपने फर्स्ट लेसन लिए थे। हमारे गवर्नमेंट चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन में, पंजाब गवर्नमेंट में, बैंक्स में जितने भी इस टाइम लगे हैं उन सब ने अपनी कंप्यूटर एजुकेशन शुरू में कीर्ति से ली थी। फिर कीर्ति को खुद को भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चंडीगढ़ में जॉब मिल गई, तो तब तक वो हमारे साथ काफी साल तक जुड़ी रही थी। तो उस टाइम के चैलेंजेस जो थे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा फर्क आ गया है। अब तो मैं ये समझता हूँ कि एक विजुअली चैलेंज जो है वो ऑलमोस्ट एट पार है विद ए नॉर्मल पर्सन, क्योंकि उसको डे टू डे लाइफ में अंदर उसकी मोबिलिटी की कोई इतनी इश्यूज नहीं बची हैं, उसको एजुकेशन की कोई ज्यादा इश्यूज अब नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन्स आ गए, कंप्यूटर्स जो हैं एक्सेसिबल हैं सारे के सारे, और यहाँ से इन सब माध्यम से वो, और उनकी जो नॉलेज है वो इंटरनेट वगैरह के थ्रू इतनी अपडेटेड है कि मैं कई बार एक विजुअली चैलेंज से समझता हूँ कि कौन सा काम कैसे करना है। तो दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद द रेस्ट ऑफ द पीपल एट दिस स्टेज, एंड देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज फ्रॉम व्हेन आई जॉइंड एंड टुडे। आप पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी मिलते हैं, डॉक्टर से भी मिलते हैं, तो आपका दायरा काफी बड़ा है। जब आप लोगों से मिलते हैं, खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिशियन से, क्या लगता है कि 2003 और आज जब आप कंपेयर करते हो तो क्या सेंसिटाइजेशन में कोई चेंजेस आया है, एटीट्यूड में चेंजेस आए हैं, जो आपको लगता है दिल्ली अभी दूर है? चेंजेस तो बहुत आए हैं, स्पेशली अब पिछले 8-10 सालों से डिसेबिलिटी के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है और गवर्नमेंट भी काफी सेंसिटिव हो गई है उसकी तरफ। अवेयरनेस के बारे में तो अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि जब तक लोग इसको काफी अंदर तक जाके नहीं समझेंगे कि डिसेबिलिटी का सेक्टर क्या है, अभी इसमें काफी चैलेंजेस बचे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो अब करेक्ट है इसके अंदर, और जो उन्होंने स्पेशली जो CSR का काम शुरू कर डाला था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो गवर्नमेंट ने ये मुद्दा बनाया, इन सब से अब इस सेक्टर के अंदर जो है वो ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप हो गया है। और मैं समझता हूँ कि वी आर इन दी पॉजिटिव साइड एंड वी आर इन दी राइट डायरेक्शन। राइट। अभी थोड़ी सी बात करते हैं नैब की। तो नैब में करंटली चंडीगढ़ में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट भी आ रहा है जिसमें आप पूरे पंजाब में इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो किस तरह के लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप चाह रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं। जब हमने यहाँ पे 2003 में मैंने स्टार्ट किया तो हमारे पास ज्यादा जगह नहीं थी, तो पहले हमने करना सदन यूटी रेड क्रॉस बिल्डिंग में मैंने गवर्नमेंट से 1-2 कमरे रेंट पे अलॉट करवाए अपने। वो बढ़ते बढ़ते हमारे पास 5 रूम्स हो गए थे वहाँ पे। सबसे पहले हमने वहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की, फिर हमने अपनी नैब इंडिया के साथ मिलके इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जिसमें हमने 5 यूनिट्स खोली थी इंक्लूसिव एजुकेशन में। हमने घरों में जा के सर्वे कर करके आइडेंटिफाई किया डिसेबल्ड को, और उनके लिए फिर सर्टिफिकेट्स बनवा के दिए, उनकी पेंशन्स लगवाई। मतलब इस सेक्टर में पहले चंडीगढ़ में बिल्कुल भी कोई NGO एक्टिव नहीं थी, और गवर्नमेंट के पास जो चला जाता था ठीक है, अदरवाइज वो घर में ही बैठे हुए थे। तो हमने फिर यहाँ पे शुरू में कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की, इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू की, जिसमें हमारे पास 50 बच्चे थे, 5 आइटनरेंट टीचर्स थे, और फिर हमने मोबिलिटी ट्रेनिंग शुरू की, एक ब्रेल की लाइब्रेरी हमने धीरे धीरे बनानी शुरू की, ऑडियो बुक्स का काम बहुत तेज किया। उस टाइम पे ऑडियो बुक्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी, हमें बॉम्बे से कुछ डोनर्स मिले थे जो हमें फ्री में इसकी रिकॉर्डिंग कर करके दिया करते थे। तो हमने अपनी भी एक ऑडियो की यहाँ पे करना सदन में एक पूरा वो बनाया था यूनिट, जिसमें हम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। तो और साथ में अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हमने शुरू किए, कुछ कैंप्स लगाने शुरू किए हमने सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड और चंडीगढ़ सोशल वेलफेयर बोर्ड के साथ मिलके। फिर हमें एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने फैमिली काउंसलिंग सेंटर के लिए भी ग्रांट आ गई थी, वो भी हमारा 10-12 साल चलता रहा।
इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने मेरे को अपने साथ जुड़ने के लिए क्या कहा, क्योंकि उस टाइम जनरल रॉड्रिक्स ने यहाँ पे 7-8 डिसेबिलिटी के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे चंडीगढ़ में, जो हमारे गवर्नर थे। उसमें से एक आशा किरण वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिसेबल्ड था, और मुझे उसका ऑनरेरी डायरेक्टर लगाया गया था, जहाँ पे मैं अभी पिछले कोई 15-20 साल से मैं वहाँ पे जुड़ा हूँ एज ऑनरेरी डायरेक्टर। तो इन सब सेक्टरों में हमने इमीडिएटली काम शुरू किया। फिर हमने लुधियाना में 2 कमरे इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड जमालपुर लुधियाना में लिए गवर्नमेंट से, और वहां पर हमने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की। अब हमने अपना पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके लीज पे 2.5 एकड़ जमीन ली हुई है मोहाली में, सीसवा कुराली रोड पे, न्यू चंडीगढ़ की तरफ, जो जहाँ पे जो इट इज ऑन द मेन सीसवा कुराली हाईवे, और वहां पे हमने 10,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी खत्म कर दी है, और ये हमने SBI फाउंडेशन और जापान के साथ मिलके की थी कंस्ट्रक्शन। और वहां पे अब हम लोग फंक्शनल होते जा रहे हैं, और हम अपने सारे प्रोग्राम्स जो बाकी जगह पे चल रहे हैं, अब हम 3 जगह पे प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, चंडीगढ़, लुधियाना और मोहाली। तो ये तीनों जगह पे अभी फंक्शनल है सारी चीजें जो आपने बताई? चंडीगढ़ और लुधियाना तो पिछले 18-20 साल से फंक्शनल हैं, लुधियाना को भी 12-15 साल हो गए हैं, और मोहाली वाला अभी अभी फंक्शनल किया है हमने, और वहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो है उन्हें लेके आ रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि दक्ष का स्किल इंडिया का हमारे को ऑलरेडी वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन का अप्रूवल मिल गया है, और वहाँ पे हम जो फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि अभी हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, जो कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे बनेगा। 10,000 स्क्वायर फीट और ऊपर बनने की हमारे पास गमाडा से परमिशन है, तो टोटल 30,000 स्क्वायर फीट का ये इंस्टीट्यूशन वहाँ पे होगा। और हॉस्टल जब तक नहीं आता तो हमने एक ये डे टाइम का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें दक्ष स्किल इंडिया का हमें अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसमें 3 डिसेबिलिटी के लोगों के लिए इमीडिएटली उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है, लो विजन, टोटली ब्लाइंड और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, जिसमें कि ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे भी आ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा दानिश, कि 2003 से लेके आज तक हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स टोटली फ्री हैं। हमने आज तक किसी ब्लाइंड से 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी आज तक नहीं लिया। जी ग्रेट। तो ये कब तक स्किल वाला जो प्रोग्राम है दक्ष का, कब तक ये फंक्शनल हो जाएगा? हमारे को अप्रूवल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, और हमने 10-10 बच्चों का मिनिमम बैच चाहिए होता है इन सब के लिए। तो जो लोग भी मुझे आज सुन रहे होंगे, कोई भी बच्चा जो 10th पास हो चुका है और वो कंप्यूटर एजुकेशन करना चाहता है, हॉस्टल की थोड़ी सी इशू है हमें अभी, लेकिन वो हमें इमीडिएटली अप्लाई कर सकता है। तो हो सकता है हम इनको कुछ दक्ष के अंडर जो है स्किल इंडिया में कोई 1,000-1,500 रुपए का पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिला करेगा। तो इस तरह से करके जो ही 10-10 की यूनिट्स हमारी बन जाएंगी, हमारे ऑलमोस्ट 10-10 बच्चे इन तीनों के अंदर पूरे होने वाले हैं। तो जो लोग भी 8th पास तक भी इसमें हमारे साथ अप्लाई कर सकता है। 10th वाले तो टोटली एलिजिबल हैं, जो 8th के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और या 8th-9th वाले बच्चे जो 4-5 साल से बाहर हैं और कुछ और काम कर रहे थे, वो भी एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए इस कंप्यूटर कोर्स में, और इनको स्किल इंडिया का पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये वाले कोर्सेज जो हैं वो नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि हमारा जो लो विजन और ब्लाइंड वाला है वो कोई 800 आवर्स के आसपास का है, और जो लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल वालों का है वो 1,000 आवर्स के आसपास का प्रोग्राम है। तो जो ही ये प्रोग्राम मतलब अंदाजन ये 5-6 घंटे का रोज का अगर होगा तो 5-6 महीने में ये सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, और इनको स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आपको पता ही है कि इट इज मैंडेटरी टू हैव ए कंप्यूटर एजुकेशन सर्टिफिकेट टू अप्लाई फॉर एनी जॉब, एनी एम्प्लॉयमेंट इन पंजाब, चंडीगढ़ और एनीवेयर। बिल्कुल। तो ये सर्टिफिकेट वहां पे इनको काम आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इनको हम पहले भी लेके दे रहे हैं पिछले 15 साल से। पहले हम कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक के थ्रू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर विमेन के साथ 10 साल से इनको सर्टिफिकेट्स दे रहे थे। फिर स्किल इंडिया आने के बाद वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर हमने स्किल इंडिया का 1-2 साल चलाया था, और जो चंडीगढ़ वाला हमारा
प्रोग्राम चल रहा है कंप्यूटर एजुकेशन का, वो चंडीगढ़ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ है। वहां से भी गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है वो, और गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स ही मिलते हैं। वहां पे 6 मंथ्स का कोर्स है जो ऑलरेडी इस टाइम ऑपरेशनल है, जिसमें 15 बच्चे हमारे पास ब्लाइंड ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं। ब्लाइंड और अदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी थोड़े से हमने उसमें इंक्लूड किए हुए। सर, दो चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि जनरली जो डिसेबिलिटी सेक्टर है वो गवर्नमेंट रन प्रोग्राम नहीं चलाता। वो कहता है कि फंडिंग बहुत लेट आती है, ग्रांट बहुत लेट पास होती है और बहुत सारा पेपर वर्क होता है। तो आप तो गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा मंत्र है कि आप बहुत कंफर्टेबली ये सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हो? दूसरी चीज, अगर हम एक दूसरे क्रिटिकल इशू पे अब बात करें, खास तौर पे हम बात कर रहे हैं इस समय पंजाब की, पंजाब चंडीगढ़ मोहाली की, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो हमारी जो कन्वर्सेशन रहेगी वो, जितने भी मेरे सवाल रहेंगे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, इसी एरिया के। हमने ये देखा है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है पंजाब की ट्रेनिंग से। आपने तो किया है अपने जितना कर सकते हैं, लेकिन आज भी उतना पॉपुलराइज नहीं है। लोग दिल्ली ज्यादा जाते हैं एज कंपेयर टू पंजाब और चंडीगढ़। उसका क्या कारण देखते हो आप? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जो है उसमें आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी मुश्किल तो है उनके साथ काम करने में, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे जो बेनिफिशरीज थे, जो मेरे ब्लाइंड थे, उनके लिए गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी थे। अगर मैं अपना, हालांकि शुरू में तो पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सर्टिफिकेट्स को भी एक्सेप्ट किया था, तो लेकिन मैं इनको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स ही चाहता था देना। तो इस चक्कर में मैंने फिर गवर्नमेंट के साथ ही अपने प्रोग्राम्स चलाए ताकि इनको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स मिल सके। और दूसरा, आप उसके बारे में क्या पूछ रहे थे? ज्यादातर लोग दिल्ली जाना पसंद करते हैं, लोगों का कभी। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी अभी तक एजुकेशन के अंदर वैसे होंगी, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा अच्छी एनजीओज काम नहीं कर सक रही थी, और गवर्नमेंट से इतनी ज्यादा हमारी उम्मीदें भी नहीं थी, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज सेक्टर है डिजिटलाइजेशन का, और इसमें गवर्नमेंट के पास इतना स्किल भी उनके हाथों में नहीं है। तो इसीलिए हमने पंजाब में ये अपना इंस्टीट्यूट खोला है, ताकि हम वो जिसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा था, अब उनको वहां नहीं जाना पड़े। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा इस 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एटीट्यूडनल चेंज देखोगे कि जितने भी ब्लाइंड हैं उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हो, चाहे उनकी टेक्निकल एजुकेशन हो, हर चीज में उनको हम बहुत ज्यादा आगे तक ले जाएंगे। हालांकि स्कूल एजुकेशन का प्रोग्राम अभी इमीडिएटली स्टार्ट करने का हमारा इमीडिएटली का नहीं है। अभी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, जैसे कंप्यूटर में भी अब एडवांस बहुत आ गया है, आईटी के कोर्सेज आ गए हैं, और जब हम एनजीओस की बात करते हैं तो एक वीमेन सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू होता है। तो इन दोनों पर मैं चाहूंगा कि लोगों को आप आश्वस्त करें कि वीमेन सिक्योरिटी को कैसे आप मैनेज करते हैं, और दूसरा क्या जो आईटी कोर्सेज वगैरह जो एडवांस्ड कंप्यूटर है उसके ऊपर भी आपका फोकस है, और कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी मेंटेन रहे? हमारे पास फॉर्चुनेटली जो हेड है हमारी कंप्यूटर एजुकेशन की, वो रिचा है, और वो उसको अब सारे ब्लाइंड इस एरिया के जितने भी हैं वो सब जानते हैं, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के। और उसके पास वो कई सालों से यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन हमारे पास दे रही है, और शी इज टेक्निकली वेरी साउंड। एमएससी आईटी उसने की हुई है और गोल्ड मेडलिस्ट है, प्लस उसने स्पेशल बीएड भी की हुई है, तो उसको इस सेक्टर के बारे में काफी पता है। तो कंप्यूटर एजुकेशन में हाँ, अभी तक हम बेसिक कोर्सेज चला रहे थे, लेकिन अब हम इमीडिएटली इसके अंदर एडवांस कोर्सेज भी ऐड करने जा रहे हैं। और कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन के अंदर वाकई में ही हम लोगों को वो सब चीजें यहाँ पे देनी पड़ेंगी जो कि इंडिया में कहीं और या वर्ल्ड में है। हालांकि हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट एट पार हैं हर एक के साथ, लेकिन फिर भी इसको आम लोगों तक पहुंचाना ये हमारी अब बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी, और हम इसके कोर्सेज भी जो हैं वो एडवांस कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेटली। एक सवाल और है कि जब आप 2003-04 की बात करते हैं, और आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं विटनेस हूँ कि उस समय चंडीगढ़ में बहुत काम हुआ और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर में एजुकेशन आपने दिलाई, उसका उनको आगे चल के
बेनिफिट भी मिला, अलग अलग जॉब्स की हम बात कर रहे हैं। उस समय चंडीगढ़ के जो यूथ था वो पूरी तरह से आपके साथ डेडिकेटेड था। अब कहीं ना कहीं वो यूथ आपसे थोड़ा दूर जा रहा है, उसका क्या ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है या ऐसी परसेप्शन है जो पहले के लोग आपके साथ एसोसिएटेड थे वो उतने खुश नहीं दिखते, वो उसका क्या कारण है? मैं तो ऐसा शायद नहीं सोचता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वक्त के साथ साथ हो सकता है कि कई लोगों की उम्मीदें थोड़ी और बढ़ जाती हों, तो और मेरा जो सारा का सारा थ्रस्ट है वो डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे लगा हुआ था पिछले 2-4 सालों से, क्योंकि जो ही हमने इसका 2020 में हमने पंजाब गवर्नमेंट से ये जगह ली थी और ये एक इतना बड़ा चैलेंज आ गया था। मेरे को ना मेरे पास कोई CSR के स्पॉन्सर थे उस टाइम पे, तो बहुत 3-4 साल मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस तरह से लीज मनी दी है अपनी जगह की और किस तरह से सारा कुछ किया है। बहुत समस्याएं थी और इतने सारे स्पॉन्सर ढूंढना और उनको खुश रखना, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं कि भाई दे वांट की भी एग्जैक्टली उस तरह से चले। तो हो सकता है कहीं पे कोई, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हो सकता है कि ये भी ठीक हो कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए हो कोई, लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। लेकिन कुछ बाय एंड लार्ज आपको ऐसा नहीं लगता? कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, कुछ बिल्कुल बिल्कुल हमारे अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड कम्युनिटी में कुछ पॉलिटिकल भी लोग जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है वो ऐसी परसेप्शन दे रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे साथ इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता जी हूँ। बिल्कुल। जैसे हमारे साथ शिव और संजीव ने सबसे पहले कंप्यूटर कोर्स किया था। हमारे मुरली जी यहाँ पर थे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आंखों के, इसके म्यूजिक के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के अंदर। ये सब ने हमारे 2003, 4, 5 में इन्होंने हमारे साथ उस टाइम पे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हमसे जुड़े थे और वो सारे के सारे अब आज के दिन हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और मेरा उनके साथ बेस्ट ऑफ रिलेशन है। मैं नहीं जानता कि क्या परसेप्शन किसी ने क्रिएट की। ये 2004 और 5 के ही बंदे हमारे साथ मिलकर इस टाइम सोशल वर्क कर रहे हैं बिना कुछ लिए। दे आर ऑल ऑनरेरी मेंबर्स ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो मेरा नहीं ये ख्याल है कि ऐसा कुछ होगा। कभी कभी कुछ लोग इतने एक और भी बात है दानिश की, इतना बुरा लंबा वक्त जब हो जाता है तो कोई ना कोई आदमी बीच में से डिससेटिस्फाइड हो सकता है, उसकी गलती नहीं है। कई बार तुम किसी की रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर सकते या किसी की एक्सपेक्टेशन को, और आफ्टर ऑल मेरे को अपना बिजनेस भी साथ संभालना होता है। यहाँ तो मैं टोटली ऑनरेरी हूँ और सारे फंड्स भी मुझको जनरेट करवाने होते हैं इसको चलाने के लिए। कई बार मैं गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाके आधा घंटा ये भूल कर कि मेरी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और मैं वहाँ पे आधा घंटा लोगों की वेट करता हूँ कि मुझे अंदर बुलाएं कमरे में। मेरे ऑनरेरी लिखे हुए कार्ड की वैल्यू भी शायद कईयों को नहीं समझ आती है। तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं इस तरह के चैलेंजेस। कई बार हो सकता है कि किसी को नाराजगी भी हो जाती हो, किसी का काम ना हुआ हो तो, लेकिन ये शायद एक परसेप्शन ही होगी किसी और की। बिल्कुल, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इसी फील्ड में हूँ 15 सालों से, तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, परसेप्शन बनती है जाती है। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब जैसे लोगों का ये कहना है कि विनोद जी बहुत एक्टिव हैं, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है। अब उनका ये कहना है कि जैसे आपने क्रिकेट को भी लिया, आप अकेले इतना बड़े लेवल पे जमीन का काम भी करवा रहे हो, इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड करा रहे हो, इतने प्रोजेक्ट्स भी रन कर रहे हो, कैबी को भी देख रहे हैं, तो वो अपना बिजनेस भी देख रहे हो, फैमिली भी देख रहे हो। तो कई लोगों की ऐसी अगेन परसेप्शन है कि डाइवर्टेड है और दूसरे लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। क्रिकेट में मेरे पास कुछ खबरें आई थी लोगों की कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा। इसको आप कैसे लेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम शो कर रहे हैं तो हम पूरा खुल के बात करें दोनों पक्ष की, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों के सामने आए। जी, अब मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक समझ आ गई। यही वाली शायद यही एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। देखिए, इस टाइम कैबी जो है वो एक बिल्कुल जिस तरह क्रिकेट मेन क्रिकेट एसोसिएशन है इंडिया की, उसके मुताबिक ही चलती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक।
और वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी है कैबी। कैबी के जो रूल्स हैं उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हर स्टेट वाले अपनी टीम को किसी तरह से भी बना सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश से लेके आए, चाहे बॉम्बे से लेके आए, कहीं से मर्जी लेके आओ, लेकिन तुम्हारी टीम एक टॉप की टीम होनी चाहिए। तो चंडीगढ़ की जो लोकल पॉपुलेशन है, मोस्टली यहाँ पे हमारे इमिग्रेंट पॉपुलेशन ही हैं ज्यादा से ज्यादा, और या पंजाब के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आए हुए हैं, कुछ हरियाणा से। यहाँ के अपने ज्यादा डिसेबल्ड की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है लोकल पॉपुलेशन की। अब जो बच्चा पंजाब से भी यहाँ पे आया होता है, वो अपने आप को चंडीगढ़ का मानता है कि मैं चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ तो मैं चंडीगढ़ का बच्चा हूँ। उनकी माइंड में ये ओपिनियन थी कि जो चंडीगढ़ की टीम बन रही है वो लोकल बच्चों की होनी चाहिए। उनकी ये परसेप्शन जो है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि अगर मुझको चंडीगढ़ में ज्यादा अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल रहे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही होती है कि मैं चंडीगढ़ के बच्चों को जरूर साथ रखूं। लेकिन अगर मुझे बाहर का एक बेटर प्लेयर मिलता है तो मुझको उसको लेना ही पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में इन उनको लेकर ही हमारी एक अच्छी टीम बन सकती है। अब आप कहोगे कि फिर चंडीगढ़ वालों के साथ उनकी ग्रोथ कैसे होगी? तो उनकी ग्रोथ होगी ही ऐसे कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो यहाँ के लोकल बच्चे, क्योंकि अभी ये 2-3-4 साल से ही कैबी का काम चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, तो जो ही इन बच्चों को पता लगेगा चंडीगढ़ के कि हमें टीम में आने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनका बेंचमार्क अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। इन द मीन टाइम उनको ये जरूर महसूस होता रहेगा कि जी हमें जो है वो जगह नहीं मिल रही है, बीइंग चंडीगढ़ के बच्चे और बाहर के लड़के क्यों लेके आते हैं इसमें। लेकिन उसका रीजन यही है कि टीम की सिलेक्शन जो है वो प्योरली मेरिट के ऊपर होगी। लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ के किसी भी बच्चे को रख सकूंगा या पंजाब के उसके अंदर, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और अगर 19-21 का फर्क होगा तो मैं कभी इग्नोर नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे बाहर से ज्यादा अच्छे बच्चे मिलेंगे तो मुझे बाकी सब 28 स्टेटों की तरह, जहां पर उनको भी अलाउड है कि बाहर के बच्चों को रखना, तो मैं भी उसी तरह से अपनी टीम को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो कोज है सभी का, वो है डिसेबल्ड को एम्पावर करना, वो कहीं का भी हो, हर इंडिया के किसी भी कोने का हो, और उनका बेंचमार्क इंप्रूव करना। मतलब बिल्कुल। अगर मैं ये सोचता रह गया कि मैं चंडीगढ़ के बच्चों को ही अपनी 11 में खेलने के लिए दूं या 14 में, तो बेंचमार्क कभी ऊपर जा ही नहीं सकेगा। हम लोग हर बार क्वालिफाइंग में ही खेलते रह जाएंगे। और आपको सुन के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमने 3 साल पहले 28 नंबर से लास्ट टीम ऐड हुई थी हमारी कैबी में, हम बिल्कुल एंड पे थे, और 1 साल में मेरी मेहनत के साथ हमने महाराष्ट्र को हरा के हम फर्स्ट 8 के अंदर चले गए थे इंडिया के अंदर। अब ये सब तभी पॉसिबल था जो मैं बाहर से प्लेयर्स लेके आया था। अगर मैं वो प्लेयर बाहर के ना लेके आता, और उनकी परफॉर्मेंसेस बोलती हैं, सारी स्टैटिस्टिक्स बोलती हैं, जो क्रिकेट के मैचेस के रिजल्ट्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि लोकल बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस दी और बाहर वालों ने कितनी दी। तो मैं लोकल बच्चों के साथ हूँ। अब हाँ, एक और आपको खुशी होगी, हमने जहाँ पे लीज पे जमीन लिया वहां पे हम अपना एक क्रिकेट ग्राउंड भी डेवलप कर रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को वहां पे दिन रात प्रैक्टिस कराने के लिए तैयार हूँ। वो अपने हुनर को वहां पे बढ़ाएं, और उसके बाद वो टीम में आएंगे तो मेरे से ज्यादा खुश और दुनिया में कोई भी नहीं। बिल्कुल सर। जॉब ओपनिंग्स भी रहती हैं क्या आपके पास? एक एम्प्लॉयमेंट का तो डिसेबिलिटी सेक्टर में इशू रहता ही है, क्योंकि डे बाय डे चीजें प्राइवेट हो रही हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस के साथ और डिसेबल्ड भी बाहर आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। तो किसी तरह की जॉब ओपनिंग्स भी रहती हैं आपके पास अपने इंस्टीट्यूट के लिए? और जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं, आप एक्सपेंड करने वाले हैं, तो कुछ अच्छे लोग आप चाह रहे हैं कि आपकी टीम में भी ज्वाइन करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या विजन है डिस्ट्रिक्ट्स को लेके? अभी हमारी नैब चंडीगढ़ में तो जितनी भी जॉब्स होती हैं वो बड़ी स्पेशलाइज्ड होती हैं, तो उसके लिए तो हमें जिसको भी लेना होता है वो, क्योंकि उन्होंने आगे ट्रेनिंग देनी होती है, तो दे हैव टू बी देमसेल्व्स ट्रेन्ड ऑलरेडी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लेकिन अब हमने अपनी नैब पंजाब को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का सोचा है, और इमीडिएटली हम अपनी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ऑलरेडी एम्स और ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी था। लेकिन पहले हम लोग क्योंकि अपने आप को चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश करने में लगे हुए थे, तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सक रही थी।
तो अब हम अपनी सारी पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं। और जहाँ पे मेरा जो इन जनरल थिंकिंग है और फीलिंग है कि जो वहाँ का जनरल सेक्रेटरी होगा वो मैं ब्लाइंड आदमी चाहूंगा, और फिर एक ऑनरेरी प्रेसिडेंट वहाँ का जो है वो कोई बहुत बड़ा आदमी उस शहर का मैं लेना चाह रहा हूँ, ताकि दोनों मिलके एक आदमी की फाइनेंशियल और पोजीशन और उसकी पावर और ब्लाइंड का इन्वॉल्वमेंट, ताकि वो ब्लाइंड वेलफेयर को ठीक तरह से बाकी लोगों को समझा सके। और इसी तरह का जैसे हमारी नैब का है कि एवरी थर्ड मेंबर हैज टू बी ए ब्लाइंड पर्सन, उसका हमारे एग्जीक्यूटिव वगैरह में, उसी तरह से वही वाले तरीके से करूंगा, ताकि जितने भी ब्लाइंड ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतने ही ज्यादा वो एक डायरेक्शन दे सकेंगे बाकी के एग्जीक्यूटिव को कि वो ब्लाइंड वेलफेयर को ठीक डायरेक्शन में ले जा सके। तो हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये ब्रांचेस खोलने के ऊपर बहुत तेजी से अब काम करने जा रहे हैं अगले दिनों में, जहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी जो है वो विजुअली चैलेंज लेना चाहता हूँ, और ऑनरेरी प्रेसिडेंट वहाँ का उस शहर का कोई बड़ा अच्छा इंसान जो कि वेलफेयर वगैरह के साथ अपनी कुछ सहानुभूति रखता हो, जिसके अंदर कंपैशन हो, एम्पैथी हो। तो उस तरह के लोग को मैं तलाश कर रहा हूँ, और आप 6 महीने में देखोगे कि हमारी काफी सारी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस आ चुकी हों। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब एक दो सवाल और है, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। एक ये कि पंजाब में हमने देखा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे तो काम हो रहा है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी हो गई, एडवोकेसी हो गई, हायर क्वालिटेटिव एजुकेशन हो गई, वहां उस तरीके से काम नहीं हो रहा एज कंपेयर टू अदर स्टेट, चाहे वो स्पोर्ट्स के ऊपर ही हो। तो क्या लगता है कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, लोगों को कहाँ आगे आना चाहिए? हाँ, एक्सेसिबिलिटी का तो डेफिनेटली मुद्दा है, लेकिन वही बेसिकली जैसे कि अब आप गुजरात को देखो तो गुजरात सबसे ज्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेट है, क्योंकि वहां पर काम बहुत जल्दी शुरू हो गया था और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए थे। इसी तरह ही महाराष्ट्र वगैरह में भी। तो हमारे इस स्टेट के अंदर थोड़ा सा चैलेंज काफी लंबा हो गया, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं जुड़ सके थे। तो एक्सेस अब हमारा जो इंस्टीट्यूट हमने बेसिकली शुरू किया है, यहाँ पे हम फुटबॉल की टीम, चेस को एक्टिवली करेंगे, क्रिकेट तो होएगी क्योंकि हम अपना वहाँ पे एक एथलेटिक ग्राउंड भी मैं अपने क्रिकेट ग्राउंड के चारों तरफ बना रहा हूँ। तो हम जितना भी, और हमारा थिएटर ग्रुप ऑलरेडी ये काम कर रहा है, जो कि टैगोर थिएटर वगैरह में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे चुका है। बुल्ले शाह का प्ले हमने यहाँ पे किया था, और एक और हम नेशनल ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं। हम उसके स्नैक हैं चंडीगढ़ के, जो कोऑर्डिनेटर होता है नेशनल ट्रस्ट का, वो भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की वजह से नेशनल ट्रस्ट से भी जुड़ गए थे। तो इन सब चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे वहां पे, और इंस्टीट्यूट के पंजाब में लेके आने का जो हमारा बेसिक मकसद था वो यही था कि एक बार जैसे कि हम चंडीगढ़ में आए थे तो बाकी भी जो डिसेबिलिटी में काम कर रहे थे उनका बेंचमार्क हमने उसी दिन ही इम्प्रूव करने के लिए उनको लगा दिया था। तो जब हम पंजाब में आएंगे तो बाकी सब भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी आगे बढ़ें, और हर जगह पे लोग, क्योंकि जब भी कोई एक नई एनजीओ आके काम करती है तो बाकी उसको चाहे चैलेंजेस समझें या कुछ समझें, अपने आप कुछ ना कुछ नए रास्ते खोलने की कोशिश करते रहते हैं, और हमारे को फिर डिसेबिलिटी के सेक्टर को उसमें आगे बढ़ने का, एम्पावर होने का एक तरीका मिल जाता है। एक लास्ट सवाल है, ये नैब को लेके नहीं है, आपको लेके नहीं है, एज एन एक्टिविस्ट लेके है। जब भी कोई एक्टिविस्ट या कोई एक एनजीओ ग्रो करना शुरू करती है, आजकल तो फंडिंग बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि सीएसआर का पैसा बेशक है लेकिन वो बहुत डाइवर्ट हो रहा है। कोरोना में पैसा वो हेल्थ सेक्टर में बहुत डाइवर्ट हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर अब उसमें इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। एफसीआरए वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, फॉरेन फंडिंग काइंड ऑफ ना ही हो गई है। एनजीओ बहुत हैं, तो जो लोग डोनर हैं उनके पास अलग अलग तरह की एनजीओ पहुंच रही हैं। लेकिन आज भी अगर कोई अच्छा काम करता है, लोग एक्सपेंडिचर नहीं देखते हैं कि खर्चा हो रहा है। लोगों को लगता है अगर किसी ने एनजीओ खोली है तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं इस सेक्टर में पिछले 15 सालों से, मुझे लगता ये काम कोई कर ही नहीं सकता। मैं कई बार कहता हूं लोगों को कि आप व्हाई डोंट यू कम इन द सेक्टर एंड ट्राई इट। तो जिन लोगों की ये परसेप्शन है, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये एक जनरल क्वेश्चन है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो एज एन एक्टिविस्ट आप इसे कैसे देखते हैं? आपने ये बिल्कुल ठीक बात की है। इतना मुश्किल है इस सेक्टर के अंदर लोगों की जो
अवेयरनेस है, जो उनकी परसेप्शंस हैं, जो उनकी सोच है, वो बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे कि मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो हैं वो कुछ फॉरेनर्स भी हैं जो ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश और अमेरिकन अमेरिकन हैं। तो जब भी मेरी उनसे कभी बात होती है वहाँ जाकर, और कोई उनको घर का आदमी बता देता है कि मैं इस तरह एक ऑनरेरी काम डिसेबिलिटी पे कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 1 मिनट में सबका पहला आंसर ये जानने के बाद होता है कि टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू सर, और एकदम उनकी परसेप्शन मेरे बारे में बदल जाती है। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मैं जहां पर भी जाके बताता हूँ कि मैं एक ऑनरेरी काम कर रहा हूँ, तो अंदर कहीं ना कहीं सोच में ये एक बात रह जाती है कि मैं ऑनरेरी क्यों काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरा क्या मकसद क्या है इस काम में जुड़ने का। वो इमीडिएटली ये नहीं सोचते कि ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके मन में ये आता है कि ये क्यों कर रहा है। जब तक ये वाली सोच नहीं बदलेगी तो हमारे लिए, एनजीओस के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को ये महसूस करना पड़ेगा कि जो भी आदमी एनजीओ के लिए काम करता है या डिसेबिलिटी में या कहीं पर भी, वो एक अच्छा इंसान है टिल प्रूव्ड अदरवाइज। यहाँ पे उल्टा चलता है कि यू हैव ए रीजन टू बी इन दिस टिल यू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर ए गुड पर्सन। तो ये परसेप्शन तो बदलनी पड़ेगी। एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस तरह हम विजुअली चैलेंज जो हैं के साथ हम साइटेड जो हैं, हमारी दोस्तियां हैं। अब जैसे मेरे पास नितिन है जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, और मतलब क्योंकि उसने वो तो काफी मतलब एनलाइटेंड आदमी है, तो हम इस तरह गप्पे मारते हैं जैसे कि हम दो फ्रेंड्स होते हैं। या संजीव के साथ भी या शिव के साथ भी हमारी गप्पों में कभी भी हमें ये फर्क नहीं नजर आता कि हम दो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्लाइंट जब ये परसेप्शन बनाते हैं कि मैं उनके साथ अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, उनको ये सोचना बहुत जरूरी है कि वो लोग भी मेरे को अपना ही समझ के डील करें। और जैसे कि मैं अब कैबी में जाता हूं तो वहां पे काफी सारे जो सेक्रेटरीज हैं वो ब्लाइंड हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो मेरे को भी उस तरह से ही ट्रीट करें ताकि मुझे उनके साथ, जैसे कि हम पहले कहते थे कि एक विजुअली चैलेंज को इंक्लूसिव सोसाइटी में आना है, लेकिन जब मैं विजुअली चैलेंज में जाता हूं तो वो इंक्लूसिवनेस मेरे लिए भी उनके अंदर होनी चाहिए। ये मेरी एक अपील भी है, बिल्कुल, रिक्वेस्ट भी है। बेशक। हाँ हाँ। और अब उसके आपसे मैं बिना तो दानिश बात कितनी बार बन ही नहीं बातें करता सकता। हूँ, बिल्कुल आपसे फोन पे जब भी मेरी कभी बात होती है तो ये 1-to-1 होती है। हम ये कभी नहीं महसूस करते कि हम दोनों की डिसेबिलिटी में कोई फर्क है या नॉर्मल होने में फर्क है। तो इसी तरह की मैं परसेप्शन हर ब्लाइंड से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी मुझे एट पार ले अपने साथ और मिल के रहे और मेरे ऊपर शक करके ना देखे, बल्कि ये सोचे कि ये आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो ही शुड ऑल्सो बी टोटली एसोसिएटेड इन एवरीथिंग, बिल्कुल। गॉसिप के अंदर भी हर चीज। सर मैं थोड़ी सी यहाँ लीवरेज लेना चाहता हूँ, और आपने थिएटर की बात की तो आपने तो हमारा थिएटर देखा ही हुआ है, और मैं चाहूंगा कि हम कोलैबोरेशन में टैगोर थिएटर में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्ले करें डिसेबिलिटी अवेयरनेस के ऊपर, क्योंकि हमारे थीम होते हैं। तो वैसे तो हम लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, आपस में करते भी हैं और चंडीगढ़ में कोलैबोरेशन में काम करते भी हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए थोड़ा सा अरेंज करें वहां पे, तो जल्द ही हम एक बड़ा शो वहां पे करें। डेफिनेटली यस वी कैन डू इट, क्योंकि हम गवर्नमेंट से इसको 1/3 रेट के ऊपर करवा लेते होते हैं, या ऑलमोस्ट फ्री भी शायद हो जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, बहुत खुशी होगी हमें। हमारे यहाँ पे एक कमिश्नर साहब थे इनकम टैक्स के, उनकी वाइफ जो हैं वो बहुत ही हायर लेवल की, मतलब नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की थिएटर को डायरेक्ट करने वाली लेडी हैं। तो हम उनको भी साथ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर वो इंडिया में हुई, और एक उनसे सारा का सारा एक थिएटर का प्रोग्राम आपके साथ मिलके डेफिनेटली कर सकते हैं। दानिश, क्या जाते जाते रहेगा आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, और कुछ अगर आप कहना ऐसा चाहें जो मैंने आपसे नहीं पूछा तो फ्लोर इज योर्स। बस एक तो मैं मोहाली वाला जो इंस्टीट्यूट है इसकी मैं चाहता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाए, और जितने भी पंजाब में इसको सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, और चाहे कंप्यूटर एजुकेशन लेनी हो, चाहे कोई भी उन्होंने करना हो, या इवन जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले भी हैं या इंटेलेक्चुअल वाले भी हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं आकर। और हमारे को हम चाहते हैं कि ताकि हम, क्योंकि हमने एक इंस्टीट्यूट खोल ही दिया है
और उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। तो पंजाब से जितने भी ज़्यादा लोग इसके अंदर आके ज्वाइन करना चाहते हैं, वो या पूरे इंडिया से कहीं से भी वो आके जुड़ें और हमारे इस इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। और एक हमने इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी थी, तो हमारे पास कुछ IIT वगैरह से भी बच्चे आया करते थे इंटर्न्स। तो हमने फिर जब ये इंस्टीट्यूट बनाया, पहले हमारे पास चंडीगढ़ में इतनी स्पेस नहीं होती थी, तो अब हमने, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्पेस आ गई है, तो हमने इंटर्नशिप के प्रोग्राम को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट ऑल द पीपल। तो यहाँ पे देव समाज कॉलेज और होम साइंस कॉलेज, ये हमारे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ MOU किए हुए हैं। तो यहाँ से अब इंटर्न्स हमारे पास आया करेंगे, ताकि उन इंटर्न्स के थ्रू हम उनको एक डिसेबिलिटी का मैसेज भी दे सकेंगे और अवेयर भी कर सकेंगे, ताकि सोसाइटी में हर कॉलेज, हर जगह पर ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि ऑलरेडी अवेयर हों, जिनको डिसेबिलिटीज के बारे में समझ हो, उनके चैलेंजेस के बारे में पता हो। तो इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी हम बहुत ज्यादा सीरियसली आगे चलाने जा रहे हैं, बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस। थैंक यू सर, आपने खुल के बात की, हर सब्जेक्ट पे हमने बात की और बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल रहेगा आपके साथ, और हम भी यही अपील करते हैं कि पंजाब में एक बढ़िया इंस्टीट्यूट आ रहा है और हमें इसका बेनिफिट लेना चाहिए, जो खास तौर पे पंजाब के साथ हिमाचल, जम्मू, जहाँ के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, तो अब आप मोहाली में आ सकते हो। जल्द ही हॉस्टल भी बन जाएगा और आप कंट्रीब्यूट कीजिए एज ए मेंबर, एज ए परिवार, जैसे हमने शुरू से बात की। थैंक यू सर, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच दानिश, और एक बार फिर आपको मुबारक। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आज हमने बात की विनोद चड्ढा जी से। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, अपनी विजन के बारे में बताया, अचीवमेंट्स के बारे में बताया। तो अगर आप भी इसके बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो डिसेबल्ड है, जिसे रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें जरूर इसके बारे में बताएं। इस शो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनकर ये रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Hello everyone, this is Udita Kapoor, the founder and faculty of Maths and Reasoning in SmartStep. SmartStep is an online platform for the aspirants who are preparing for any competitive exam. If you are also one of them, अगर आप भी किसी competitive exam की preparation कर रहे हैं और आपको भी जानना है कि माइंड में ही सारी कैलकुलेशंस विद एक्यूरेसी कैसे की जा सकती है, सेकंड्स के अंदर कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है वाया इमेजिनेशन ओनली विदाउट पेन एंड पेपर, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। स्मार्ट स्टेप VI स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज लाता रहा है पिछले 5 सालों से। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ टू डील विद प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है कि 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड्स। कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जस्ट आपको उसे कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल टर्म्स में। 28 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 24 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अज्यूमिंग 1 ऑरेंज कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज़, सो 24 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 24 रुपीज़, और वो कितने में सेल हो रहा है? 28 ऑरेंज के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, विच इज़ 28 रुपीज़। सो हमें पता लगा कि कोई चीज़ 24 रुपीज़ में परचेज की है एंड 28 में सेल की है। सो व्हाट डू यू नीड टू हैव नाउ? प्रॉफिट। कैसे? 24 कॉस्ट प्राइस है, 28 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना होगा? 28 माइनस 24, 4 रुपीज़। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, 4 is how much percent of 24? 4 by 24 multiply 100। कैंसिल कर दीजिए। 4 24 को 6 पे कैंसिल करेगा। 100 by 6 which is 50 by 3, or I can say 16.66%. This is the profit percentage. क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको सिर्फ कन्वर्ट करना था, नथिंग एल्स। इसी तरह की सिंपल ट्रिक्स एंड मेथड्स के लिए visit SmartStep online platform for visually impaired students. And if you want to enroll for SSC CGL 2024 course,
for maths and reasoning, specially designed for visually impaired students. Get enrolled with us. WhatsApp on the number 7988268080. I repeat 7988268080. Enhance your study skills with us. एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड।